हादी प्लीज़ मैं आपके बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ मुझे मत छोड़ें, मुझे खुद से अलग ना करें, मैं मर जाऊंगी। प्लीज़ हादी मुझे मेरे बेटे से अलग ना करें, मैं खुदा की कसम खाती हूँ वो सब गलत था, धोखा है। वो मुझे नहीं पता कौन क्यों कर रहा है, वो वीडियो गलत है, मेरा इब्तिहाज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इमामा तड़पती हुई कमरे में जाते हादी को बाजू से पकड़े रोते हुए बोलने लगी। हादी पर उसके आंसुओं का यकसर असर नहीं हुआ। अच्छा, वो वीडियो गलत है तो फिर कुछ देर पहले जो उसकी बाहों में झूल रही थी वो सब क्या था? और दफ़ा हो जाओ अब मेरी नज़रों के सामने से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखने का रवादार नहीं हूँ। अब तुम मेरे निकाह में नहीं हो, बेहतर है अपनी शक्ल इस घर से गुम कर लो, वरना अच्छा नहीं होगा। हादी मामा को पकड़े लाउंज के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। हादी छोड़ो इसे, ये मेरे साथ रहेगी, बेटी है ये मेरी। डॉक्टर जोया आगे बढ़ते ही मामा की ढाल बनने लगी। नहीं, ये आपकी बेटी नहीं है, हम इज्जतदार लोग हैं, बेगैरत नहीं है, इसलिए दोबारा अगर आपने इसे बेटी कहा तो फिर मुझे बेटा कहने का हक खो देंगी आप। एक बात और, अगर दोबारा इसने इस घर में कदम रखा तो मैं इसे जान से मार दूंगा और इसकी मौत की जिम्मेदार आप होंगी। मेरे बेटे पर इसका साया भी ना पड़े, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ हैं। हादी इमामा को अपने साथ घसीटते हुए गेट तक लेकर आया। इमामा के अल्फाज हलक में ही दम तोड़ गए थे, तमाम मज़ाहमतें दम तोड़ चुकी थीं। हादी प्लीज़ मेरे बेटे को मुझसे अलग ना करें, मैं अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। प्लीज़ हादी मेरा बेटा मुझे दे दें। इमामा चीखती हुई बंद दरवाज़ा खटखटाने लगी। खबरदार, जो दोबारा इस लड़की ने मेरे घर में कदम रखा, इसे अंदर आने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी, ना आज ना कल। हादी उंगली उठाए चौकीदार को तंबीह करता लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे में चला गया। इमामा बंद दरवाजे को देखती रात के आखिरी पहर रोड पर नंगे पांव चलने लगी। सर्दी की शिद्दत महसूस हो रही थी और ना ही सर पर गैर मौजूद चादर की परवाह थी। दीवानावार सड़कों पर चलती सुबह होने का इंतजार करने लगी। कहाँ जाना है तुम्हें बहन? सूरज तलू होते ही मामा मेन रोड की जानिब आई एक टैक्सी रोकते ड्राइवर को देखने लगी। ओ बहन, मुझे यूं घूर घूर के क्या देख रही हो? कहीं जाना भी है या बस मेरा वक्त ज़ाया कर रही हो? मुझे अपने घर जाना है। इमामा कुछ सोचते सारिम के घर का एड्रेस बताती गाड़ी में सवार हो गई। नवीन, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, ऐसा करो आज तुम मुझे अपना मोबाइल दे दो। इब्तिहाज मसरूफ़ अंदाज में कहता जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था, उसे मीटिंग के लिए जाना था। नवीन अपने बेटे फ़र्रुख को खुद पर लिटाई सुला रही थी। इमामा के जाने के बाद दोनों की ज़िंदगी खुशगवार हो गई थी, लेकिन इब्तिहाज इमामा को भूल नहीं पाया था। हाँ, सारिया बेगम के समझाने पर नवीन के सामने खुद को बेहतर साबित करने में कामयाब ज़रूर हो गया था। इब्तिहाज दोबारा इमामा से नहीं मिल सका। हादी भी कहीं और शिफ्ट हो चुका था। इस वाक़ये के 3 साल से इब्तिहाज हादी के घर जाकर अपनी सफाई देना चाहता था, अपनी लापरवाही पर इमामा की जानिब से हादी का दिल साफ करना चाहता था, लेकिन सुनने में आया कि हादी इमामा को तलाक दे चुका है। इब्तिहाज 3 साल से इमामा के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर सका। इब्तिहाज नवीन का मोबाइल लिए जल्दी में घर से निकल गया। बेध्यानी और तेज़ रफ्तारी की वजह से उसकी गाड़ी सामने से आती 2 लड़कियों के पास रुकी थी। बर वक्त ब्रेक लगाने की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ था। इब्तिहाज तेज़ी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। सामने चादर से छुपे चेहरे को देखते हुए आंखों को शनासा पाते इब्तिहाज की हथेलियाँ पसीने में भीगने लगी। इमामा, तुम? इब्तिहाज के कांपते होठों से इमामा का नाम निकला। इमामा के चेहरे का रंग बदला था। इब्तिहाज खान, क्या तुमने कसम खा रखी है मुझे नुकसान पहुंचाने की? क्या तुम्हारे हाथों मेरा कत्ल लिखा है? अगर ऐसा है तो फिर तुमने गाड़ी क्यों रोकी? मुझे कुचला क्यों नहीं? कम अज़ कम मैं मर तो जाती। तुम्हारे रोज़ रोज़ के तशद्दुद से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूँ। क्यों करते हो मेरे साथ ऐसा? इमामा जो शायान से मिलने की आस में रोज़ हादी के घर जा पहुँचती थी, आज भी उसके घर से वापस आते सामने इब्तिहाज को देखकर उसके ऊपर चढ़ा सब्र का खोल तड़कने लगा। इब्तिहाज शर्मिंदगी से सर झुकाए ज़मीन पर अपने जूते से आड़ी टेढ़ी लकीरें खींचने लगा। खुद फरामोशी के आलम में वो अपनी उजलत भूल चुका था। अगर याद था तो ये कि सामने इमामा खड़ी है। इब्तिहाज खान, अगर मिल ही गए हो तो बताओ वो वीडियो कैसे बनाई तुमने? क्यों मुझे बर्बाद किया? क्यों मेरे बेटे से जुदा किया मुझे? तुम्हें मालूम था ना वो झूठी वीडियो है, और वो वीडियो सिर्फ तुम्हारे साथ थी। तुम्हारे घर की वो वीडियो हादी के पास कैसे गई? तुम्हें मालूम था ना कि तुम मुझे ज़बरदस्ती अपने फार्म हाउस पर लेकर गए थे। सिर्फ एक ही वीडियो नहीं, तुमने फोश वीडियोस भेजी हैं। क्यों?
आखिर क्यों इब्तिहाज खान? और तुम्हें ये भी याद होना चाहिए कि एक तरफ मुझसे माफ़ी के ख्वाहिशमंद हो, दूसरी तरफ तुमने फिर से मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे बेटे को जुदा करवा दिया मुझसे? मैंने आज तक किसी के लिए बद्दुआ नहीं की, लेकिन इब्तिहाज खान आज मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ। तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा हो जैसा तुमने मेरे साथ किया। तुम्हारी औलाद भी तुम्हें अकेला छोड़ जाए, फिर तुम्हें मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा हो कि कोई माँ अपने पेट से अपने बच्चे से कैसे दूर रह सकती है। तुम जलीलो ख्वार हो के मरो, मर जाओ तुम। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मुझे बर्बाद कर दिया। तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, तुम्हारे घर में भी ऐसा हो, तुम्हें भी पता चले कैसे जीते जी मुर्दा होकर जीते हैं। मेरी बद्दुआ है तुम्हें इब्तिहाज, तुम सुकून को तरस जाओ, सब तुम्हें छोड़ दें, मर जाओ तुम। नहीं, तुम्हें मौत नहीं आनी चाहिए। नहीं, तुम नहीं मरोगे। तुम अज़ियत की ज़िंदगी जियो मेरी तरह, फिर तुम्हें एहसास होगा इब्तिहाज खान कोई तुम्हें भी बर्बाद कर दे। इमामा मुसलसल चीखती जा रही थी। साइमा उसे अपने साथ घसीट रही थी। आसपास गुजरते लोग गाड़ियों से निकलकर उसका तमाशा देख रहे थे। इब्तिहाज कदम कदम दूर जाती इमामा को देख रहा था। इमामा के पीछे जाने के लिए इब्तिहाज के कदमों में सख्त नापैद थी। इब्तिहाज भारी कदम उठाता गाड़ी में आ बैठा। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद ऑफिस के लिए जाने लगा। मीटिंग वगैरह वो सब भूल चुका था। याद आया तो इतना कि इमामा कौन सी वीडियो की बात कर रही थी, किसने और क्यों भेजी वो वीडियोस, और वो वीडियोस कहाँ से ली गई थी, उसके फार्म हाउस पर कौन गया था जबकि वहाँ जाने की इजाज़त किसी को नहीं थी। इब्तिहाज अपने ख्यालों में गुम ऑफिस पहुँच गया। सर आप मीटिंग के लिए काफ़ी लेट हो चुके हैं। सर आप मीटिंग के लिए काफ़ी लेट हो चुके हैं, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इब्तिहाज का मैनेजर इंटरकॉम पर उसे इत्तला दे रहा था, मीटिंग मुलतवी कर दो। कब तक ये मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, फिलहाल मैं इस मीटिंग के लिए तैयार नहीं हूँ। इब्तिहाज इंटरकॉम रखे कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाए ख्यालों में गुम हो गया। फार्म हाउस की वीडियो का ख्याल आते इब्तिहाज ने वहाँ के चौकीदार का नंबर मिलाया। खान बाबा, कोई मेरे अलावा मेरी इजाज़त के बगैर मेरे फार्म हाउस पर आया था क्या? फार्म हाउस का नंबर मिलते ही इब्तिहाज ने मुद्दे की बात की। चौकीदार नासमझी से मोबाइल की स्क्रीन घूरने लगा। नहीं साहब जी, कोई नहीं आया। मैं आपकी इजाज़त के बगैर किसी को उस घर में दाखिल नहीं होने देता जी, चौकीदार ने डरते हुए जवाब दिया। तुम कब की बात कर रहे हो कि तुम आने नहीं देते? मुझे ये बताओ कि मेरी गैर मौजूदगी और इजाज़त के बगैर मेरे फार्म हाउस पर कौन आया था? और तुम्हारी आवाज़ की लड़खड़ाहट इस बात के सच होने का सबूत है। मज़ीद झूठ बोलने से बेहतर है कि सच बताओ, वरना सच क्या है मैं अभी पता लगा लूंगा। इसके बाद तुम्हारा क्या हशर होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। इब्तिहाज चौकीदार को अच्छा खासा डरा धमका चुका था। साहब जी, मैं कसम खाता हूँ कोई नहीं आया जी, मैं इधर ही होता हूँ, मेरी मौजूदगी में कोई नहीं आया। मैं आपके हुक्म के बगैर किसी को दाखिल नहीं होने देता अंदर। आज से 3 साल पहले मेरे घर की फुटेज लीक हुई है और वो फुटेज घर में से किसी फर्द ने ली है। मेरे घर से अलावा या बाहर से कोई शख्स आया है जिसने वो फुटेज हासिल की है। अब अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो फिर मैं वहाँ आ जाता हूँ, और अगर मैं फार्म हाउस पर आ गया तो तुम फिर अपनी ज़िंदगी के पलों का हिसाब लगा कर बैठना। नहीं साहब जी, आप बताता हूँ जी। चौकीदार इब्तिहाज के गुस्से और जनूनी फितरत से वाकिफ था, इसलिए मुंह खोलने पर मजबूर हो गया। साहब जी, छोटी बेगम साहिबा आई थी जी। आज से 3 साल पहले मेरे घर की फुटेज लीक हुई है और वो फुटेज घर में से किसी फर्द ने हासिल की है। मेरे घर से अलावा या बाहर से कोई शख्स आया है जिसने वो फुटेज हासिल की। और अब तुम मुझे अगर नहीं बताना चाहते तो फिर मैं खुद वहां आ जाता हूँ, और अगर मैं फार्म हाउस पर आ गया तो फिर तुम अपनी ज़िंदगी के पलों का हिसाब लगा लो। नहीं साहब जी, आप मत आइए, मैं बताता हूँ जी। चौकीदार इब्तिहाज के गुस्से और जनूनी फितरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए मुंह खोलने पर मजबूर हो गया। साहब जी, छोटी बेगम साहिबा आई थी जी, उन्होंने मुझे धमका के वो फुटेज हासिल की थी। मैं डर गया था। छोटी बेगम साहिबा को हम घर आने से रोक नहीं सकते थे। इब्तिहाज नवीन का नाम सुनते मुठ्ठियां भींच कर रह गया। अपना माजी नवीन को बताना उसे अपनी सबसे बड़ी हिमाकत लग रही थी उस वक्त। इब्तिहाज खट से फ़ोन बंद करता नवीन का नंबर मिलाने लगा, लेकिन नवीन का मोबाइल इब्तिहाज के पास होने के बाइस उसका नंबर उसे आगे से बंद मिल रहा था। इब्तिहाज नवीन का मोबाइल खंगालने लगा।
काफ़ी देर कोशिश के बाद इब्तिहाज को नवीन के मोबाइल से वो वीडियोस मिल ही गई। इब्तिहाज जैसे जैसे वो वीडियोस देखता जा रहा था उसके चेहरे का रंग बदलता गया। इब्तिहाज अपनी नशिस्त छोड़े तेज़ी से उठते गाड़ी भगाने की सी सूरत में घर की जानिब निकला। नवीन, कहाँ हो तुम? बाहर निकलो नवीन। इब्तिहाज लाउंज में खड़ा नवीन को आवाज़ें देने लगा। नवीन और सारिया इब्तिहाज के चिल्लाने पर लाउंज में इकट्ठी हुई। क्या हुआ इब्तिहाज, ऐसे क्यों बोल रहे हो? सारिया बेगम इब्तिहाज का गुस्से से सुर्ख चेहरा देखते परेशानी से बोली, इससे पूछिए मॉम, इसने क्यों इमामा का घर बर्बाद किया? ये इतनी गिरी सोच रखती है, मुझे नहीं पता था। इब्तिहाज अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालते हुए बोला। सारिया और नवीन नासमझी से इब्तिहाज को देखने लगी। ये देखें, इससे पूछें क्यों इमामा के साथ ऐसे किया इसने, क्यों उसका घर बर्बाद कर दिया? मॉम, मैं अभी अपने किए गए जुल्म और पछतावों से नहीं निकला था और इसने ये कर दिया। मॉम, इमामा को एक बार फिर मैंने बर्बाद कर दिया, मेरी ज़ात से उसे फिर तकलीफ़ हुई। बताएं मॉम, मैंने इससे क्या छुपाया था, क्या किया था जो कि ये उसे बर्बाद करने पर मजबूर हो गई? सारिया बेगम वीडियोस देखती जा रही थी और इब्तिहाज गुस्से से नवीन को देखते चिल्लाए जा रहा था। मैं अपना शोहर नहीं बांट सकती थी, मुझे अपना घर बचाने के लिए जो बेहतर लगा मैंने वही किया। नवीन ढिठाई से बोली, तो तुम्हें क्या लगता था किसी का घर बर्बाद करके तुम अपना घर बसा लोगी? नहीं नवीन, ये तुम्हारी खुशफहमी मिट्टी का ढेर बन जाएगी। मैं तुम जैसी गिरी हुई लड़की को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम भी कोई नेक पारसा नहीं हो इब्तिहाज, अपने गिरेबान में झांक कर बात करो। और जिसके लिए तुम मुझसे लड़ रहे हो ना, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं उसे भी। कितनी नेक, शरीफ और पाक दामन है वो। रातें तुम्हारे साथ गुजारती है, तुम्हारा दिल लगा कर रखती थी। तुम्हारा गुस्सा होना तो वैसे ही फितरी है। फिर शट अप नवीन, दफा हो जाओ मेरे घर से। नेक, पारसा और बाकिरदार तो वो थी, जितनी तुम घटिया हो मैंने आज तक ऐसी औरत नहीं देखी जिंदगी में अपनी। इब्तिहाज नवीन को बाजू से पकड़े अपने साथ घसीटने लगा। सारिया बेगम एक कदम भी उसके पीछे ना जा सकी, चुपचाप इब्तिहाज और नवीन को देखती रही। इब्तिहाज, तुम बहुत गलत कर रहे हो, अपनी गलती की सज़ा मुझे दे रहे हो। अपना गुनाह छुपाने के लिए तुम मुझे मोहरा बनाना चाहते हो। ठीक है, तुमने मुझे घर से निकालना है तो मेरे बच्चे भी मुझे दे दो। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम जैसे इंसान के साथ रहने का, जिसका रातों का साथी कोई और हो। शट अप नवीन, इससे आगे एक लफ्ज़ भी मत बोलना। और बच्चे तो मैं तुम्हें किसी सूरत नहीं दूंगा, मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे। इब्तिहाज नवीन के रुखसार पर तमाचा मारता उसकी जुबान बंद कर गया। और तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, उस रात इमामा की गाड़ी खराब हुई थी, मैं वहां से गुजर रहा था तो उन्हें ड्रॉप कर दिया। और अगर मुझे बात को खींचना होता ना तो मैं तुम्हें वसीम के साथ रात के पहर घूमने पर ना उसी वक्त घर से निकाल सकता था। लेकिन मेरी सोच तुम्हारी तरह घटिया नहीं थी। मैं भी तुम्हें तुम्हारे कजन के साथ देख चुका था, तो क्या मैं भी ये समझूं कि तुम्हारी रातों का मरकज कोई और इंसान है? अगर मैं तुम्हारी तरह तंग नजरी का मुजाहरा करना चाहूँ तो फिर सुन लो, मैं भी ये कह सकता हूँ, जिन बच्चों को तुमने जन्म दिया है वो भी मेरे नहीं है। क्या कर लोगी तुम? कुछ भी नहीं नवीन, दरअसल तुम्हें खुद ही अपना घर अजीज नहीं था। अगर तुम समझती हो कि तुमने इमामा पर इल्जाम तराशी करके उसके घर को उजाड़ दिया, तुमने अपने ही शोर को बदकिरदार साबित किया है, मेरी तौहीन की है और मेरी तजलील की है तुमने, उसके साथ कुछ नहीं किया। तुम मेरे साथ की लायक ही नहीं हो नवीन, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को तुम्हारी तरबियत मिले, वो तुम्हारे जेरे साया पले बढ़े। और दोबारा बच्चों को लेने की कोशिश की तो तुम बुरी तरह फंस सकती हो। मेरे पास तमाम प्रूफ हैं, बच्चे तो अदालत मेरी ही कस्टडी में दे देगी, उल्टा तुम्हें मैं सलाखों के पीछे करवा दूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, कल तुम्हें तलाक के पेपर्स मिल जाएंगे। नवीन इब्तिहाज के आईना दिखाए जाने पर मुंह खोले उसे देख रही थी। एक झटके से इब्तिहाज नवीन का बाजू पकड़े उसे धक्का देकर घर के बाहर निकाल चुका था। बाबा, मेरी मामा कहाँ है? मेरे स्कूल फ्रेंड्स की मामा उनके साथ स्कूल आती हैं, लेकिन मेरी मामा नहीं जाती मेरे साथ। 10 साला शायान मुंह फुलाए हादी के सामने खड़ा पूछ रहा था। आज पेरेंट मीटिंग के सिलसिले में शायान के तमाम दोस्तों की माएँ उसके स्कूल में आई थी, जबकि इस बार भी शायान अपनी माँ को अपने साथ ना पाते रूहानसी होता हादी के सामने खड़ा था। तुम्हारी मामा हमें छोड़ गई हैं शायान, वो अच्छी नहीं थी, बहुत बुरी थी तुम्हारी मामा। इसलिए अगर वो तुम्हारे स्कूल जाती तो तुम्हारे सब दोस्त तुमसे दूर हो जाते। 10 साला हादी के जहन में एक ही बात बैठ चुकी थी। अक्सर स्कूल वैन में सवार होते शायान इमामा को अपने घर के बाहर बैठे देखता था, लेकिन हादी के मना करने पर चौकीदार उसे इमामा से मिलने ही ना देता।
क्यों आती हो यहाँ? दोबारा मेरे घर के आस-पास भी नज़र मत आना मुझे। इमामा हादी के नए घर का एड्रेस सारिम की कोशिशों के ज़रिए हासिल कर चुकी थी। आए दिन इमामा शायान को देखने के लिए उसके घर के बाहर मौजूद होती थी। हादी के बारहा मना करने के बावजूद इमामा वहीं बैठी रहती। हादी तंग आता एक बार फिर इमामा के सामने खड़ा था। शायान को आप मुझसे छीन चुके हैं, उसे देखने का हक तो मुझसे ना छीने हादी। इमामा गिड़गिड़ा कर बोली थी। सामने खड़े पत्थर पर कोई दरार नहीं आई। तुम्हारे झूठे आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए अगर दोबारा यहाँ नजर आई तो मैं तुम्हें नौकरों से कहकर धक्के मार के यहाँ से निकलवा दूंगा। दोबारा मेरे बच्चे पर तुम्हारा साया भी ना पड़ने पाए। हादी उंगली उठाए वार्न करता चौकीदार को हिदायत देता घर में दाखिल हो गया। बाबा बाबा, वो जो औरत हमारे घर के सामने आती है ना, चौकीदार बाबा उसे मार रहे हैं, प्लीज़ आप उन्हें रोकें। मुझे वो आंटी अच्छी लगती हैं, प्लीज़ बाबा। चौकीदार बाबा को बोले उन्हें यहाँ से मत निकालें। शायान स्कूल वैन आने पर बाहर निकला था, लेकिन चौकीदार को इमामा को धक्के मारते देख तेजी से वापस घर की जानिब दौड़ा था। तुम चुपचाप स्कूल जाओ, मुझे वो औरत अच्छी नहीं लगती, मुझे नहीं पसंद वो हमारे घर के सामने बैठे, और खबरदार जो तुमने दोबारा मुंह से उसका नाम लिया तो। शायान हादी को पहली बार इतने गुस्से में देख रूहान सा होता वापस पलटा था। डॉक्टर जोया शायान के जाते ही हादी की तरफ मुतवज्जो हुई। हादी वो माँ है उसकी ममता शायान को अपनी तरफ खींचती है। मिल लेने दो शायान को उससे, देखो कैसे तड़पती है मेरी बच्ची शायान को मिलने के लिए, और मुझे भी तुम इमामा से नहीं मिलने देते। मुझे यकीन है कि इब्तिहाज ने इमामा को दोबारा से रुस्वा करने के लिए वो वीडियो बनाई थी। मेरा दिल कहता है मेरी बच्ची बेकसूर है। देखना एक दिन ज़रूर उसकी हकीकत तुम्हारे सामने आएगी, फिर तुम खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे हादी। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। मामा चुप कर जाएं आप प्लीज़। और क्या हकीकत उसकी सामने आनी है मेरे? जो हकीकत सामने आ गई है उसे ही तस्लीम करें। और मैं एक वीडियो गलत होने को तस्लीम कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी आंखों देखे माजरे को अपनी नज़र का धोखा नहीं कह सकता। मैंने खुद देखा था मामा वो इब्तिहाज के साथ। हादी बात अधूरी छोड़ता लाउंज से निकल गया। लाउंज के दरवाजे के बाहर खड़ा शायान सब सुनता आंसू बहाते स्कूल चला गया। वैन में सवार होते एक हकारत भरी नज़र इमामा पर डालना नहीं भूला था। इमामा शायान की नज़रों में अपने लिए नफरत और हकारत देखती खून के आंसू बहाती वहाँ से वापस जाने के लिए मुड़ गई थी। अब बढ़ती उम्र के साथ साथ शायान के दिल में इमामा के लिए नफरत का नन्हा पौधा तनावर दरख्त का रूप धार चुका था। उसकी इस दरख्त की आबियारी में सबसे बड़ा हाथ हादी का था। इमामा उस दिन के बाद हादी के घर के बाहर नजर नहीं आई। एक दिन अचानक डॉक्टर जोया की वफ़ात की खबर पूरे शहर में फैल गई। इमामा डॉक्टर जोया की वफ़ात का सुन तड़प उठी थी। सारिम मुझे वहाँ ले चलो प्लीज़, मुझे एक बार मामा को देख लेने दो, मैं आखिरी बार उन्हें देखना चाहती हूँ। इमामा रोते हुए सारिम की मिन्नत समाजत करने लगी। नहीं आपी, मैं आपको वहाँ नहीं जाने दे सकता। हादी आपको घर में दाखिल नहीं होने देगा, और शायान वो कितनी बेइज्जती करता है आपकी। अगर आप कहीं मिल जाती हैं उसे प्लीज़ आपी, मैं आपकी ओर तजलील नहीं देख सकता। और शायान वो कितनी बेइज्जती करता है आपकी, अगर वो कहीं मिल जाती हैं आप उसे तो प्लीज़ आपी, मैं और आपकी तजलील नहीं देख सकता। नहीं सारिम प्लीज़, मैं आखिरी बार मामा को देखना चाहती हूँ। उन्होंने तो कभी मुझे कुछ नहीं बोला, कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। मेरी मोहब्बत में वो हादी के खिलाफ जाकर मुझसे मिलने आती थी। मैं कैसे उनके एहसान भूल सकती हूँ? तुम कैसे भूल सकते हो जब वो यहाँ हमारे घर आकर घंटों मुझसे लिपट कर रोती थी। इमामा सारिम को इमोशनल ब्लैकमेल करते हादी के घर के बाहर मौजूद थी, लेकिन चौकीदार उसे अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। हादी को बोलें प्लीज़ एक बार मुझे मामा को देखने दे, फिर मैं नहीं आऊँगी। प्लीज़ सारिम, तुम इन्हें बोलो ना कि मुझे एक बार मामा को देखने दे, आखिरी बार देख लेने दे। इमामा को रोकने पर इमामा रोते हुए कभी सारिम की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखने लगती तो कभी चौकीदार की मिन्नत समाजत करने लगती। देखिए बीबी, हम साहब के हुक्म के गुलाम हैं। उन्होंने हमें मना किया हुआ है कि आपको अंदर ना आने दिया जाए, इसलिए उनकी इजाज़त के बगैर आप नहीं जा सकती। शायान जो किसी काम से लॉन में बिछी दरियों से उठकर गेट की तरफ आया था, चौकीदार को किसी के साथ उलझते देख उस तरफ बढ़ा था। इमामा को सामने देख उसके माथे की रगें तन गई थी। आंखों में गुस्से की वजह से सुर्ख डोरे तैरने लगे। क्यों आई हैं आप यहाँ? दफ़ा हो जाइए मेरे घर से। शायान इमामा को बाजू से खींचते चौकीदार से कदरे दूर ले जाकर बोला, शायान बेटा प्लीज़, मुझे आपकी दादों को आखिरी बार देखना है, फिर मैं चली जाऊँगी। बस आखिरी बार मुझे देख लेने दो। किस हक से आप उन्हें देखेंगी? और ख़बरदार मुझे दोबारा अपनी नापाक ज़ुबान से बेटा भी बुलाया तो मुझे आपको अपनी माँ कहते तौहीन महसूस होती है। आपका वजूद हमारे लिए गाली है। मैं अपनी मरी हुई दादों को दुख नहीं दे सकता।
آپ کو ان کے پاس لے جا کر بہتر ہے کہ اتنی عزت افزائی آپ کے لیے کافی ہے۔ پھر برسوں پہلے جیسا بابا نے آپ کے ساتھ کیا مجھے ویسا کرنے پر مجبور مت کریں۔ شایان مٹھیاں بھینچتے امامہ کے وجود سے نظریں چراتے بولا، کافی زہر بھر دیا ہے ہادی نے تمہارے اندر میرے لیے۔ کمال کرتے ہو شایان، تم ایک آنکھیں رکھنے والے، ہر چیز واضح دیکھنے والے اندھے ہو۔ تمہاری آنکھوں پر نفرت کی ایسی پٹی باندھ دی گئی ہے جو شاید ہی کبھی کھلے، اور جب کھلے گی نا شایان، تم سب بہت پچھتاؤ گے۔ پھر تم لوگوں کے پاس خالی دامن کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ ایک بات یاد رکھنا شایان، ایک دن تمہیں احساس ہوگا، تم پر میرے بے قصور ہونے کی حقیقت کھلے گی۔ میں برسوں سے تمہیں یقین دلا دلا کر تھک گئی ہوں، اب مزید نہیں شایان۔ جب تختہ الٹے گا تو سب سے پہلے تمہارا وجود اس کے نیچے دبے گا۔ امامہ اپنے آنسو صاف کرتی پتھرائی لہجے میں بولی، جبکہ شایان مزید سیکھتا ہوا، بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے، اور میں آپ کی اس بے خوفی پر تھوکتا ہوں۔ جائیے اپنے عاشق کے پاس اور اس سے جان کر آئیے اپنی حقیقت، پھر مجھے یاد دلائیے گا کہ آپ کی حقیقت صرف اور صرف ایک طوائف کی سی ہے جو ہر انسان کو اپنا آپ پیش کر دیتی ہے، اور طوائفوں کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے سب واضح ہی تو نظر آ رہا ہے۔ اگر میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوتی تو میں آپ جیسی بد کردار عورت کا یقین نہ کر لیتا۔ شایان کی زبان کو بریک اس وقت لگا جب امامہ کا ہاتھ اس کے گال پر تماچہ رسید کر چکا تھا۔ آج مجھے 25 سال تمہارے لیے بہائے جانے والے آنسوؤں پر افسوس ہے شایان۔ تم 25 سال کے ہونے کے باوجود اب بھی وہی بچے ہو جس کو انگلی سے پکڑ کر کسی بھی راستے پر چلایا جا سکتا ہے۔ تم وہ نو عمر بچے ہو جو کسی کی بھی زبان بولے، جو تمہیں سکھائے وہی تم سیکھتے ہو۔ اگر تمہیں میرا یقین نہیں کرنا نا تو نہ کرو، بس اتنا یقین کر لو کہ تمہارا ضمیر مر چکا ہے، تمہاری سوچ اور جذبات مردہ ہیں، تمہاری عقل کہیں گم ہو گئی ہے۔ آج مجھے تمہارے ہونے پر افسوس ہے شایان، شدید افسوس۔ ساری عمر تمہیں دیکھنے کے لیے ترستے ہوئے گزار دی، تمہارے منہ سے ایک بار ماں سننے کے لیے گزار دی، اور آخر سننے کو بد کردار لفظ ملا۔ مجھے آج اپنے اللہ سے شکوہ ہے، اور بہت زیادہ شکوہ ہے کہ اگر اس نے میری قسمت میں دکھ ہی لکھے تھے تو کم از کم تمہیں میرا بیٹا نہ بناتے، تمہارے لیے میرا وجود گالی نہ ہوتا، میرے ہونے سے میرے بیٹے کا سر نہ جھکتا شایان۔ میں جا رہی ہوں، اور اب پلٹ کر تم آؤ گے میرے پاس، اور جب تم پلٹو گے نا تو میرا چہرہ سفید چادر سے ڈھک دیا جائے گا۔ میں تمہیں خود کو دیکھنے کا حق بھی نہیں دوں گی۔ تمہیں ایک بار حقیقت جاننے کی کوشش کرنا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ طوائف میں تھی یا پھر اندھا تمہارا باپ تھا، اندھا یہ معاشرہ تھا، اور یا پھر تم اندھے تھے۔ امامہ اپنی بات مکمل کرتی سارم کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ شایان چپ چاپ امامہ کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ سارم چند قدم پر شایان کے قریب آیا تھا۔ شایان امامہ بے قصور ہے، اور اس کا سب سے بڑا گواہ بھی وہی ہے جس نے امامہ کی زندگی برباد کی تھی۔ اس کے بعد میری تایا زاد جس نے امامہ کو برباد کرنے میں کافی اچھا کردار ادا کیا۔ تمہارے باپ نے چند جھوٹی ویڈیوز اور غلط فہمی کے ذریعے جو زہر تمہارے اندر بھرا ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زہر تمہیں اندر ہی اندر ختم کر دے، اس لیے تمہیں اپنی آنکھوں کا علاج کر لینا چاہیے۔ پھر تمہیں میری بہن پر الزام تراشی کا حق میں تمہیں ضرور دوں گا۔ امامہ کے بیٹے ہو اس لیے آرام سے سمجھا رہا ہوں، ورنہ جو الفاظ تم نے میری بہن کے لیے استعمال کیے ہیں نا، تمہیں یہیں زندہ گاڑ دیتا میں۔ میرے کہنے پر ایک بار اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ، حقیقت جاننے کی کوشش کرو۔ خدا کی قسم تمہیں امامہ بے قصور لگے گی۔ برسوں سے تمہیں وہ اپنے بے گناہ ہونے کا بول رہی ہے، لیکن تم یقین نہیں کر رہے، اور جب تمہیں یقین آئے گا تو تم معافی کا حق بھی کھو چکے ہوگے۔ سارم شایان کے کندھے پر ہاتھ رکھتا اسے سمجھاتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے بولا تھا آپ کو مت آئیں، لیکن آپ بھی میری نہیں سنتی آپی۔ امامہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ سارم گاڑی چلاتے ہوئے سرسری نظر امامہ پر ڈالتے گویا ہوا، لیکن امامہ کی طرف سے کوئی حرکت نہ ہوئی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی سارم نے ایک بار پھر امامہ کو بلایا تھا۔ امامہ آپی۔ سارم نے ہاتھ بڑھا کر اس کو جھنجھوڑا، لیکن امامہ کی گردن ایک طرف لڑھک گئی تھی۔ سارم حواس باختہ سا امامہ کو جھنجھوڑنے لگا۔ گاڑی روکتے امامہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ناکام ہوتے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہسپتال کی طرف چلا گیا۔ امامہ کو اسٹریچر پر ڈالتے خود ICU کے باہر کھڑا ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ سائمہ کو وہ کال کر کے بلا چکا تھا۔ ڈاکٹر کیا ہوا انہیں، کیسی ہیں وہ اب؟ ڈاکٹر ماسک اتارتا سارم کی طرف آیا۔
इन्हें नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है। अगर आप बर वक्त हस्पताल ना पहुंचते तो ये कोमा में चली जाती। खैर अब वो बिल्कुल ठीक है और ख़तरे से बाहर भी। कोशिश कीजिए दोबारा इन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी ना आए। डॉक्टर सारिम के कंधे पर तसल्ली बख्श हाथ रखता आगे बढ़ गया। सारिम लंबा सांस हवा के सपुर्द करदा पास रखे बेंच पर बैठ गया।